बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, इंतखाबात हो गए, सियासी माहौल सर्द नहीं हुआ। सर्द क्या मसला, इस इंतखाबात के बाद तो मजीद गंदी उसमें इजाफा होता जा रहा। रोज़ एक नई डेवलपमेंट है और बहरान पे बहरान इजाफा हो रहा। हम इसको सिर्फ सियासी बहरान कह देते हैं अगर तसल्ली चाहिए तो, लेकिन हर चीज़ में शिद्दत हो चुकी है। कल अब साबिक कमिश्नर हो गए रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा के एतराफ़ी बयान के बाद एक भौचाल आया। इस झटके को सिर्फ नून लीग ने महसूस नहीं किया, इस झटके को पाकिस्तान के इदारों ने भी महसूस किया। और जिस तरीके से आज सुबह की शायद सुर्खियाँ थी और अवामी जरीदे इस डेवलपमेंट को जिस तरीके से देख रहे थे, कोई शक नहीं कि काबिल शर्म ही मामला था, लेकिन हकीकत यही है। और दिलचस्प बात यह है कि बजाय इन साहब के एतराफ़ी बयानात के सिलसिले में कोई इंक्वायरी स्टैंड की जाए, उसका मुतालबा किया जाए, 17 फरवरी तक ये लियाकत अली चड्ढा साहब जो थे ना, ये जहनी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद थे। और आज सुबह यानी 18 फरवरी से इनके जहनी हालत के ऊपर भी सवालात हो गए। और वो आजकल तो यही है ना कि जहाँ थोड़ा सा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कोई चीज़ आना शुरू हो जाए या मुस्लिम लीग नून की मुखालफत में आना चीज़ शुरू हो जाए तो फ़ौरन झट से साबिक DGI जनरल फैज़ साहब का नाम लिया जाता। बाकायदा तौर पर स्टोरीज पुट कर दी गई। आज के अखबारात की मेन स्टोरीज में से था कि जनाब माजी में इनके ताल्लुकात जनरल फैज़ साहब से थे और एक ये वजह हो सकती है। उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला थे उनके साथ उनके बड़े ताल्लुकात थे, एक वजह ये भी हो सकती है उनके ज़मीर के जागने की। इमरान खान साहब की बहनों का कोई प्रॉपर्टी का केस था, उसका तस्फिया इन्होंने कराया था, शायद वो भी बात हो सकती है। हालांकि हमारी स्क्रीन पर और दीगर मीडिया हाउसेस की स्क्रीन पर राना साहब, तलाल चौधरी साहब, ये सब खुद कहते रहे कि हमारा अपना हल्का बाब है। इवन कल हनीफ अब्बासी साहब ये कहते रहे कि मुझसे तो वो डिप्रेशन की गोलियां तक मांगते थे, यानी इतना करीबी ताल्लुक था। मगर स्टोरी जिस तरीके से पुट कराई गई, प्लेस करवाई गई, हैरानगी और शर्म ही आ रही है। या मैं ये कह सकता हूँ या आप ये फैसला कर लें कि पाकिस्तान में किसी का ज़मीर का जागना जहनी इख्तरा कहला सकता है या कोई बात ही नहीं कर सकता। हालांकि ऐसी माजी की बहुत सी मिसालें कि गलत काम करने के कुछ अरसे बाद ही जहन और ज़मीर दोनों जागा जाता है और फिर कहा ये कम अज़ कम नहीं कहा जाता कि 6-7-8 दिन बजाया हुआ। लेकिन बहरहाल ये एक पोजीशन तो है। दूसरा जी, हमने इस सवाल का जवाब लेना है कि फैज़ अमीर साहब अभी भी इतने तगड़े, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ना इदारे में भी नहीं है, उस वक्त कोई ऐसी पोजीशन भी नहीं थी और पूरा सिस्टम एक तरफ, एक रिटायर आदमी एक तरफ, ये किस तरफ लेके जा रहे हैं? जानबूझ के अवाम को कंफ्यूज करने वाली स्टोरी है, क्या है ये चीज़? दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा जुडिशल कमीशन के हवाले से इस स्टेटमेंट के बाद मुतालबा कर दिया और मुतालबा बड़ा सीधा सीधा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपनी ज़ेर निगरानी कौन सा इंक्वायरी कराएंगे, उनको साइड पर होना चाहिए। इवन जस्टिस काजी फायज़ साहब से भी मुतल्लिक बैरिस्टर गौहर साहब ने यह रिक्वेस्ट की है कि वो जो भी कमीशन हो, जो भी इस केस से मुतल्लिक, कम अज़ कम वो उसमें ना हो, क्योंकि उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक इल्ज़ाम है। ये एक वाज़ेह पोजीशन ली गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस सिलसिले में कह रही है कि ज़रूर प्रोब होना चाहिए और ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन को मुख्तलिफ तरीक़ों से क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक शख्स का बयान नहीं है। आज भी बलूचिस्तान की मेन शाहराह बंद थी, जमात इस्लामी अलहदा एहतजाज पर है, GDA अलहदा एहतजाज पे। ये तमाम चीज़ों का एड्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहमानों से तारुफ करवा देता हूँ जी। इसमें हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, अहमद अवैस साहब वकील हैं तहरीक इंसाफ के, मुश्ताक मिनाज साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, वो हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले जी मैं ज़रा हसन मुर्तज़ा साहब आप ही की तरफ बढ़ जाता हूँ। असल भाई, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है बिल्कुल सही से? हम कोशिश करते हैं हमारी आवाज़ उन तक पहुँच जाए। मुश्ताक मिनाज साहब, मुस्लिम लीग नून किस पोजीशन पर खड़ी है इस वीडियो के आने के बाद? अभी तक ये बातें अवाम को कम अज़ कम एब्जॉल्व नहीं हो रही। चैस के रात को 12 बजे एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, मुख्तलिफ ROs और DROs पिंडी डिवीजन के बुला लिए गए। मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह स्टांस क्या है? सलमान, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम करता हूँ कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन इसके साथ साथ मैं कतन ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये कोई पहली मरतबा हुआ या जब भी कोई PMLN के खिलाफ कोई साजिश हुई हो या उसके मैंडेट के हवाले से कोई बात की जा रही हो। ये आपको याद होगा कि 2013 में भी एक प्यारे अफजल खान हुआ करते थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी उनके साथ बड़ी अच्छी याद अल्लाह रही है और अब भी है।
वो भी इसी तरह उठ के आए थे। कुछ लोगों को बिल्कुल आखिरी वक्त में उनकी भी रिटायरमेंट का बिल्कुल एग्जैक्ट, ये जैसे प्यारे अफजल 2 हुआ है कि उनकी भी रिटायरमेंट हो रही थी, उसके बाद उनका भी मामला था, तो उन्होंने कहा जी ये इसी तरीके से जो है ना आरओज का इलेक्शन हो, उस वक्त भी एग्जैक्ट यही एलिगेशंस थे। लेकिन अब जब ये जो साहब है चट्टा साहब, ये इनके बारे में आपको पता भी है कि ये काफी चीजें चल भी रही हैं, एंटी करप्शन में भी इनके खिलाफ एक इंक्वायरी हो रही है, इसी तरह से मुख्तलिफ तेरह जगहों तेरह पे इंक्वायरी है कोई जी। इंसिडेंट। मुश्ताक मिनाज साहब, 17 तारीख तक एक इंक्वायरी थी, आज 13 इंक्वायरियां खुद हुकूमत बता रही है कि उनके ऊपर है। जी 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 है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये इनको शायद ये भी लगा हो कि शायद आने वाली हुकूमत जो है इनका कोई एहतसाब करे या कोई बात करे, पंजाब हुकूमत के हवाले से खौफजदा हूँ, तो शायद उन्होंने एक हीरो बन के अपने आप को यहाँ से निकलने की कोशिश की है। ये होता है, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं होता, लेकिन हम इस बात को इसके अलावा भी देख रहे हैं। एक और पस मंजर में अगर आप देखें कि उन्होंने टारगेट किसको किया, उन्होंने टारगेट इलेक्शन कमीशन को किया, और फिर सबसे अहम बात कि टारगेट उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायजीजा को किया। मकसद ये था कि एक दबाव लाना। आपको सबसे ऐसा क्यों पहले तो लगा कि उन्होंने अपनी आपको बात टारगेट की। नहीं किया? आपकी 13 नशिस्तें एक साथ क्वेश्चन मार्क के ऊपर आ गई, आपको क्यों नहीं लग रहा कि नून लीग नहीं टारगेट नहीं है नहीं, इसमें? नहीं कि हमारी देखें, हमारी बिल्कुल क्वेश्चन मार्क के ऊपर कतन कोई नहीं है। हम तो ये समझते हैं और ये बात ठीक कहते हैं कि ये कोई दाखिली कोई एक पंजाब में नहीं हुई, सिंध में भी हुई है, इसी तरह केपी में भी हुई है, इसी तरह बलूचिस्तान में भी हुई है। जिसका जहां पर बस चला उसने वहां पर कोशिश जरूर की है। तो मैं नहीं ये कहता कि सिर्फ अपना ये 13 सीटें हैं, ये पूरी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये पंजाब गवर्नमेंट को भी इंक्वायरी करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो कोई कमीशन बैठाएं और वो भी इस तरह की जो है ना बेलाग किस्म की इंक्वायरी करके उसकी रिपोर्ट आवाम के सामने पेश करें। यानी आप इस प्लेटफॉर्म से मुस्लिम लीग नून के पहले रहनुमा हैं जो कह रहे हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जी जी बिल्कुल होनी चाहिए ना। एक चीज है, पता लगे कि इसके जो है ना सारी चीजें ये किन लोगों के राब्ते में था, इसके मोबाइल डाटा का फॉरेंसिक किया जाए, इसके राब्तों के हवाले से पता चलाया जाए कि ये पिछले तक पता लग जाएगा कि पिछले 10-12 दिन से ये किसके राब्ते में था, ताकि और कौन इसको इस बात पे उकसा रहा था, किसने इसको इस लेवल पे लाया। तो ये सारी चीजें तो इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में ही सामने आ सकती हैं। ठीक है। वैसे तो आप पुलिस तफ्तीश में ये बात तो नहीं आ सकती। ठीक है जी। हसन मुर्तजा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है अब? जी आ रही है। जी, हसन मुर्तजा साहब, आप बताएं, इस शख्सियत के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनके ऊपर लगाए गए इल्जामात के ऊपर होनी चाहिए? और क्या ये ह्यूमन साइकी है कि एक शख्स 8 मार्च को रिटायर हो रहा हो और रिटायरमेंट से पहले बाकायदा तौर पर पब्लिकली, उसके बच्चे भी होंगे, पोते पोतियां भी होंगे, कुछ रिश्तेदार भी होंगे, खानदान भी होगा, पब्लिकली कह रहा है कि मैंने पाकिस्तान की आवाम की कमर पर छुरा घोंपा है और मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पर हूँ, नहीं तो मुझे इतनी तकलीफ थी कि फजर के टाइम मैं सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, हराम मौत मरने से बेहतर है कि मैं दुनिया के सामने लेके आऊँ कि मेरे पर किस किस्म का प्रेशर था। क्या कोई शख्स किसी के कहने पर अपने आप को सजाए मौत के लिए पेश कर सकता है कचहरी चौक पे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अभी सामने आई कि ये मौसूफ जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, इनके ख़िलाफ़ एंटी करप्शन में भी इंक्वायरीज़ हैं, इनके वैसे भी 2, 3, 4 के 8, 10 वो बता रहे हैं कि इन पे और भी इंक्वायरीज़ हैं। तो ये पिछले कुछ सालों से मैं बड़ा अच्छी तरह उन्हें जानता हूँ। वो सेक्रेटरी लेबर भी मेरे ख़्याल में रहे हैं, वो सरगोदा में भी अपनी ड्यूटीज़ करते रहे हैं, फैसलाबाद में उन्होंने बड़ा एक लंबा टेन्योर काटा है। और हैरानगी की बात यह है कि ये सारा कुछ वो PMLN के अदवार में करते रहे हैं। और फिर अबूरी हुकूमत भी, वो भी PMLN 2 ही थी, वो भी कोई गैर जानिबदार तो नहीं है जो इस टाइम CM के ओहदे पर बरजमान बैठा है, वो भी उन्हीं का ही है। तो ये इतनी इंक्वायरीज़ वाला बंदा, इतना मतलब गैर दयानतदार और बददयानत, और ये सारा कुछ इसको लगाने का मकसद क्या था? वो क्यों ड्यूटीज़ करता रहा जब उसके पास इतने सारे
बर्डन उसके कंधों पर है और पिंडी उसके वो पास है। क्यों ये इतने अहम ओहदों पर, कमिश्नर पिंडी कोई मामूली पोस्ट सर तो मैं तो नहीं कहता है, हूं पाकिस्तान का वो भी सबसे करता अहम रहा तरीन है, वो कमिश्नर ही एक पिंडी का है। डिपार्टमेंट पिंडी का है, और फिर वो सेक्रेटरी लेबर भी रहा, और वहाँ पे भी वो भी बड़ी अहम वजारत है, कोई कम नहीं है। तो ये सारा कुछ वो करता रहा, और फिर अचानक जब उसका ज़मीर जागा और उसने आकर ये बातें की, बिल्कुल मैं नहीं कहता कि वो दुरुस्त कह रहा हो, आपके खदशात भी दुरुस्त हैं कि वो शायद अपने फ्यूचर बचाने के लिए, लेकिन फ्यूचर के साथ साथ आप देखें ना कि वो तो ये चीज़ तस्लीम कर रहा है कि ये मैंने की है। बिल्कुल। आगे प्रूव कर सके या ना कर सके वो एक चीज़ अलग है, वो अपनी ज़ात तक तो ये कह रहा है ना कि मैंने पाकिस्तान के साथ धोखा किया है, बिल्कुल। मुझे फांसी दे दी जाए, मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाए। उसके बच्चे भी हैं, उनका फ्यूचर भी है, उन्होंने इसी मुआशरे में, इसी सोसाइटी में उन्होंने चलना है, तो वो कैसे सरवाइव करेगा? इस पे वाकई ही जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए, और आला सतह की इंक्वायरी होनी चाहिए। इन चीज़ों को सामने लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा पहले शादी ही मुझे इस सिर्फ ये इलेक्शन बता के दे, ऊपर मैं आला लोगों के सतह से तहफ़्फ़ुज़ात- मुराद आप क्या लेते हैं? मैं जरा आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, आला सतह से मुराद क्या लेना चाहते हैं? मैं देखिए, मैं जिस पे शक कोई ना करे। मैं बताता हूँ ना जी, उसने सिर्फ और सिर्फ अगर हुकूमत को टारगेट किया होता या ज़िम्मेदार ठहराया होता तो शायद ये इतना अहम इशू ना होता। उसने इदारों को उसमें इन्वॉल्व किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो भी एक इदारा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई फ़र्द वाहिद नहीं है, वो भी एक इदारा है। और फिर हमारे चीफ जस्टिस जो है वो बड़े आला किस्म के इंसान हैं, उनकी जो ज़ात है वो अगर इन जैसे इल्ज़ामात की जद में हो तो ये कमीशन बनाने की हद तक भी अगर बन सकता हो तो बनना चाहिए, क्योंकि कमीशन बनते रहे हैं। हमीदुर रहमान कमीशन जो था, बड़ा रोल है उसका हमारी तारीख़ के अंदर। तो ऐसे कमीशन कायम होने से मेरा ख्याल है तारीख़ भी दुरुस्त होगी और हमारे आगे चलने की जो राहें हैं वो भी निकलेंगी। आज हम बंद गली में खड़े हैं, ठीक है सर, और वहाँ से निकलने की राहें जो हैं वो एक आला सतही इंक्वायरी के ज़रिए ही हो सकता है। अगर आप कहें जैसे आरओ आपने 17 ग्रेड के अफसर लगाकर, जिनकी तैनातियाँ भी MPA MNA करवाएं, उनको लगाकर आप अगर समझते हैं कि शफाफ इलेक्शन हुआ होगा तो फिर इसकी इंक्वायरी भी किसी ऐसी DC पे लगा दें, वो कर देगा। वो आगे थे ना रात को 9 बजे एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं अहमद अवैस साहब आपकी तरफ बढ़ता हूं। अहमद अवैस साहब, आपकी जमात ने मुतालबा किया कि रावलपिंडी कमिश्नर के इल्जामात पर ना अदालती कमीशन और इंक्वायरी की जाए। इस मकसद के लिए कल एक भरपूर वर्किंग डे है। कल सुप्रीम कोर्ट में एक अदद बहुत बड़ी दरख्वास्त भी है 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर। तो आप कोई बाकायदा कोई दरख्वास्त भी देंगे कि बाकायदा तौर पर इस पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए कि सिर्फ बयान की हद तक है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल वी मीन इट इसमें, क्योंकि ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और इसके मुतालिक जो है बाकायदा इसकी इंक्वायरी जो है, पहले तो एक इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, बल्कि इसका जो मुनासिब तरीका है वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बेंच बनाएं जिसमें वो खुद नहीं बैठे, क्योंकि वो खुद तो कल एक तो उनके ऊपर इल्ज़ाम हुआ और दूसरा उन्होंने कल जैसे कमेंट किए हैं वो नहीं करने चाहिए थे उनको। वो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उनको एक किसी कमिश्नर ने जो इल्ज़ाम अगर लगाया, गलत सही जो भी था, उसका ऐसा जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आउट ऑफ द कोर्ट खड़े होके एक उन्होंने लाइक कॉमनर उन्होंने ये इल्ज़ाम का जवाब दिए हैं, ऐसा मुनासिब नहीं था उनके लिए। ठीक, उनको चाहिए था कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, एक बेंच बनाते और उस बेंच में आप नहीं बैठें, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम है असूलन, अदरवाइज ये मिसकंडक्ट में आ जाएगा। और उसके बाद एक जुडिशियल इंक्वायरी बाकायदा इस काम के लिए कि ये सारा वाक़यात जो हैं कैसे हुए हैं। अब जिसने इलेक्शन कमीशन ने कल कहा जी कि हम इंक्वायरी करेंगे, अब जिनके ऊपर इल्ज़ाम है वो क्या इंक्वायरी करेंगे? आप सोचिए ना। नहीं, वो पंजाब हुकूमत एक अदद इंक्वायरी स्टैंड करके बैठ गई है जी, जिसके वजीर इत्तलात ने सबसे पहले उनको ज़हनी मरीज भी डिक्लेयर किया और रात को एंकरों को गालियां भी बकते रहे हैं। जी हाँ, यही मैं यही अर्ज करने लगा हूँ
कि ना पंजाब हुकूमत या इलेक्शन कमीशन, ये तो पार्टियां जिनके ऊपर इल्जामात हैं। ठीक तो है, आप किसी सूरत ये मुनासिब नहीं है कि ये इस तरह से इतने बड़े इशू को अगर ऐसे जो है ये वॉश आउट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा अहमद वैसा, मैंने एक बहुत सवाल बड़ा और कर इशू लूं। है, इसके बड़े रेपरकशंस होंगे। ठीक है अहमद वैसा, मैं एक सवाल करना है आपके आपसे सामने और। अर्ज करना चाहता हूं। देखिए, अभी मुझे बात करने दीजिए पूरी तरह। मैं एक तो बात आपसे ये कह रहा हूं, सबसे पहले इंतहाई जरूरी है कि कमिश्नर साहब लियाकत, ये जो है चट्टा साहब, इनकी लाइफ की प्रोटेक्शन का निज़ाम किया जाए। ऐसा ना हो कि कोई उनको मार दे या कोई नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि ये इंक्वायरी उनके होते हुए होनी इंतहाई जरूरी है ताकि झूठ सच सामने आ सके कौम के सामने। और उसके बाद जो है इसकी अगला स्टेप जो हो वो लिया जाए। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और बहुत बड़ी बात है जो ये हुई है। और ये तो हमारे अपने इल्म में भी है कि जिस तरह ये इलेक्शन में जो मैनिपुलेशन हुई है और जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, मैं खुद उसका एक केस को डील कर रहा हूँ। और मुझे मालूम है डॉक्टर यास्मीन राशिद के केस में क्या हो रहा है, क्या हुआ है। अच्छा, कैसे वो अहमद वैसा, आज के ना पाकिस्तान के बड़े अखबारी जरीदे की खबर भी यही है कि वो नामालूम मकाम पर मुंतकिल हैं। देखें, नामालूम मकाम पर मुंतकली पर कोई कन्फेशन आता है या जहनी दबाव के हवाले से आता है? देखिए ना, अगर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, यही मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखिए यही तो जो अभी किया इन्होंने, 3rd डिग्री ट्रीटमेंट जो है, ये पीटीआई के लोगों को उठा के ले गए, उनसे वो गैर अखलाकी सलूक किया गया। जी अहमद वैसा, मेरा सवाल आप ही का जवाब दे रहा हूँ। जी सर, मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये तो चाहिए था जुडिशरी को। ठीक है, ये जुडिशरी को चाहिए कि उसकी जिंदगी की हिफाजत करें और उनके हवाले ना करें जिनके खिलाफ इल्जामात हैं। ठीक है अहमद भाई साहब, पंजाब के खिलाफ का जवाब देने में ब्रेक पे जाना ले जाती है तो वो क्या करेगी? मैं अहमद भाई साहब बहैसियत कानूनदान एक सवाल का जवाब दे दें, मैंने ब्रेक पे जाना। आपकी मुखालिफ जमातें कहती हैं कि कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा इंतखाबी प्रोसेस से किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। आप कानूनदान है, बताएं, हरारकी को समझते हैं क्या बाकी ये बात दुरुस्त है, कमिश्नर का कोई लेना देना नहीं है? जी मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व है इसके अंदर, ये बिल्कुल हमें भी ये लम्हा है। हमारे पास तो डजन ऑफ केसेस हैं हमारे पास, पिंडी का कोई लेना देना नहीं है इलेक्शन प्रोसेस से। क्या ये बात दुरुस्त है? किसका लेना देना नहीं? कमिश्नर नहीं, क्यों नहीं है? आप कह रहे हैं कमिश्नर का लेना देना नहीं है? जी सर, बात सुनिए, ये फुटेज निकाल के देख लीजिए। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर ये बाकायदा पूरे जितने जिले हैं उनमें ये कमिश्नर ने विजिट किए हुए हैं। जाके विजिट करके वो जो उनके वो आरओज वगैरह के साथ मुलाकात हो रही है, मिल रहे हैं, वो सारी फोटो मंजर आम पे मेरे पास भी हैं। आपको मैं 20 तस्वीरें दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि कैसी चीजें ये छुपाई जा रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं बाकायदा ये हर जगह ये मौजूद थे। अहमद अवैस साहब, मैं इस सवाल को दोबारा सादे तरीके से बताता हूं कि आपकी ओपोनेंट जमातें ये कह रही हैं कि इलेक्शन प्रोसेस में किसी भी डिवीजन के कमिश्नर का काम सिर्फ और सिर्फ एक अदद कोऑर्डिनेटर के तौर पर है, अदरवाइज उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप बताएं क्या ऐसा ही होता है? मुझे सवाल बात है, मैं क्वेश्चन जिम्मेदारी की नहीं है। इस तरह तो कंडक्ट जो है इलेक्शन का, उसके अंदर क्या ये चीज शामिल है कि आप मैनिपुलेट करें रिजल्ट को? ये जो इनके स्टाफ आते हैं, ये तो सारी चीज जो है ये एक गलत तरीके से दबाव डाला गया है। वो ओरिजिनली कहां से दबाव चला, ठीक है, कहां से किसके थ्रू उन्होंने दबाव शुरू किया? कमिश्नर क्योंकि पूरे डिवीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, वो डीसी को उन्होंने हदायत दी हैं, डीसी ने आगे वो पास ऑन की। वहां के वो कहता है कि मेरे पास आके जो थे वो आरओ जो थे वो मेरे पास आके रोते थे। अब वो जब उसको मौका मिलेगा वो एविडेंस लेके आए, उससे पूछे कि इंक्वायरी के बाद ही होगा ना, मैं नहीं होगी तो सजा दो उसको। अहमद साहब, एक मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक के बाद एक सेशन हो चुके हैं, ऑफिशियली 3 हुए, वैसे मेरे इत्तलात के मुताबिक 6 सेशन हो चुके हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। और यहाँ मेरे पास पैनल में पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, उनसे बात कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। मुश्ताक मिनार साहब, बताइएगा, मुस्लिम लीग नून की जो सफ़े अव्वल की क़ियादत है, बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये सब किधर गायब हैं, किधर चले गए हैं? और कोई जीत के भी परेशान ही नजर आ रहे हैं। कोई अवाम को तसल्ली तशफ़ी कोई चीज़ दे दे, कोई बात बैठी पीपल्स पार्टी से? स्टूडियो में बैठ जाए सलमान साहब, आपके क्या ख्याल है कि इलेक्शन जीत के आपके पास स्टूडियो में आके हाजिरी लगाएं? सर आ जाए आपको तो कोई कहें अस्सलाम वालेकुम सर, जनाब, सर मैं हम इलेक्शन जीत के आगे आपको मिठाई पेश करें? क्या बात करते हैं? कर दे वो सर। पूरा अपना इस वक्त आपको पता है पूरा प्रोसेस है हुकूमत की फॉर्मेशन का, जी सर। वो करें या आपके पास आके हाजिरियां लगाएं? ये सर, मीडिया वालों ने एक नया धंधा शुरू कर दिया है। नहीं सर, भैया क्या मैं क्यों नहीं अस्सलाम वालेकुम खुदा का नाम ले यार? सर मसरूफ तो आप भी है, आप कैसे आ गए फिर हमारे प्रोग्राम में? मेरे ख्याल में नहीं सलमान, मेरे ख्याल में आपने कभी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का आपको ना इल्म है ना आपको इसका यानी किसी भी लिहाज से 5% भी आइडिया भी कोई नहीं है। इसीलिए आपने कहा कि कहीं चले गए। भाई किधर चले गए? एक पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान एक पावर शेयरिंग फार्मूले के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम अपने मामलात कर रहे हैं। गवर्नमेंट को जो दरपेश चैलेंजेस है उनका हवाले से जो है ना वो दिन रात ब्रीफिंग्स चल रही हैं। अब हम खाली ये तो नहीं है PTI की तरह के जनाब ये जी दान लियोगे जी दान लियोगे जी दान लियोगे जी दान लियोगे जी जी। अब इस तरह तो नहीं। हमने तो हमारे ऊपर तो हम ये समझते हैं कि बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी आयद हुई है और जिम्मेदारी का तकाजा है कि हमें को 12 से लेके 4 बजे तक वो एक अफलातून पहले भी रखा था ना, जो 11:30 बजे हेलीकॉप्टर पे साइकिल की बता के हमें कि जी यूरोप में प्राइम मिनिस्टर साइकिलों पे जाते हैं, वो हेलीकॉप्टर लेके उड़ता था, फिर 4:55 पे दोबारा फिर हेलीकॉप्टर पे बैठ जाता था। 5 घंटे की वहां पर PM हाउस में जाके एक हाजिरी लगाता था और उसके बाद जब उन्होंने थोड़ा सा खींचा तो बाद में फिर कहा कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा। तो हमारा तो ऐसा मामला नहीं है। आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर तो 12-12 घंटे 18-18 घंटे काम करने वाले लोग हैं जी। सर अवाम ने नहीं माना ना, अवाम ने नहीं अवाम ने माना। आप कौन होते? मेरी आप यही है ना, आप कौन होते? स्प्लिट मैंडेट दे दिया। आप कौन होते इस बात का? भाई पहली बात तो ये मुझे अगर आपके ज़हन में कुछ है सर, मुझे सवाल तो करने देना के लिए, मुश्ताक भाई, आप क्यों इलेक्शन जो है वो आपकी मंशा के मुताबिक मुश्ताक भाई किसने जो है ना ये मुश्ताक भाई कि आप ये कहें कि जी अवाम मुश्ताक भाई आप कौन से अवाम के तर्जुमान भाई? आमिर मीर साहब और आप में फर्क है। अवाम के नुमाइंदे मेरा सवाल सुने आपका कुछ कोई लेना देना नहीं है भाई। मेरा हर आप अपने स्टूडियो में मेरी जान आप मुश्ताक भाई सवाल तो करने देना, बैठ के अपना काम करें और भाई सवाल तो करने देना। आपको पता हो आप गर्म हो गए, यही तो मसला है, जीत के भी तकलीफ में आप लोग। क्या सूरत हाल होती है मुश्ताक भाई? मुश्ताक भाई मेरी पहली बात सुन ले, अब सवाल पूरा करने दे। पहली बात तो ये पहले मैं तो आपका बात तो सुन ले सर, पहली मैं आपको अपना इरादा बताता हूँ। आप तो सवाल करने नहीं आए। मुश्ताक भाई मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुने। मुश्ताक भाई आप भी एक जमाने में एंकर रहे हैं। सलमान साहब सियासत कर रही है ना, मुश्ताक साहब मेरी बात सुने, मेरी बात सुन ले, उसके बाद आप सवाल करें ना। अगर आप देखें दो चीजें, मैं इसी एग्जिट इस हॉट सीट से उठ के आया हूँ। अगर आपने सियासत करनी है, ठीक है, यहाँ पे बैठ के तबसा निगारी करनी है, यहाँ पर बैठ के एक मखसूस एजेंडे की शोधकारी करनी है, तो फिर आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए। आप उठें, मेरी तरह ये सुर्खी पाउडर को झाड़ें, पब्लिक में जाएं, गली गली में वोट मांगे और अपने एजेंडे की तकमील अवाम में करें। अब कुछ यहाँ जो है ना लाइटिंग लगा के सुर्खी पाउडर लगा के ये आप मुझे समझा रहे हैं। अब कुछ बोलूं? आप सवाल कर रहे हैं, आप सवाल नहीं कर रहे। अब कुछ बोलूं? किसी एजेंडे की तकमील के लिए आप कुछ बोलूं सर? काम करें सर, आप कुछ बोलूं सर? सर मेरा एजेंडा अब आप मुझे सर, पहली बात तो ये कि आप जो मर्जी कहते रहे, मुझे आपसे सवाल करने का पूरा हक है। मैं मीडिया हूं, ना मेरी बात सुने, ना ये मेरी बात सुने आप, नहीं आप मेरी बात सुनेंगे अब आप नहीं बोलेंगे। मुझे चौथा सतून जितनी भी इज्जत दी इसी रियासत पाकिस्तान ने दी। रही बात आपके फतवे की कि किसी एजेंडे के साथ हूं या एजेंडे के साथ नहीं हूं, सर आंखों पर आपका हक बनता है, आप मुझे जो मर्जी कहें। मेरा आपसे सवाल ये है कि भाई किधर है? आपने कहा मसरूफ बहुत है, आपसे पूछ के करें, तो बिलावल क्यों नहीं मसरूफ? वो ठट्टा में जलसे क्यों कर रहे हैं? बात तो आपने उनके साथ लेके चलनी है। आप कह रहे हैं कि हमारा स्प्लिट मैंडेट नहीं है। भाई रिजल्ट से तो आप भी मुतमईन नहीं है। आपका ख्याल है कि हमारी पूरी पॉलिटिक्स से जो है ना हमने बिलावल को देखकर, भाई इस रिजल्ट से तो आप भी मुतमईन नहीं है। किसी और बंदे मुश्ताक मिनार साहब, इस रिजल्ट से आप मुतमईन हैं? ना कोई हम कोई नए लोग हैं सियासत में। भाई हम 30, 35, 40 साल से इसी मुल्क में सियासत कर रहे हैं और खिदमत कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर।
अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, मैं तो इस खुशफहमी में था कि नून लीग खुद भी मुतमईन नहीं है, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब खुद होते, अखबारों में पूरे पूरे इश्तिहार लग चुके थे। हसन मुर्तज़ा साहब आप बताएं, नून लीग बहुत मसरूफ है हुकूमत साजी में, बिलावल साहब क्यों नहीं मसरूफ? वो ठट्टा में क्यों कह रहे हैं कि जनाब अली अगर ज्यादा कुछ तंग किसी ने किया ना, वफाक जमहूरियत को खतरा हो तो मैं कारकुनों को कॉल दे दूंगा बाहर निकलने की। उन्हें कहां से खतरा महसूस हो रहा है? देखें भाई, गुजारिश ये है कि ये वक्त जो है ना, ये बड़ा ही पाकिस्तान इस वक्त हम हमेशा सुनते आए हैं, लेकिन ये तो हकीकी एक नाजुक दौर से गुज़र रहा है। हम सारों को तहम्मुल मिजाजी के साथ आप लोगों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि मीडिया जो है उससे हमने सीखना है, वही एक चीज़ है जो ज़रिया है आज अवाम से हमारे तक बात पहुँचने का। जहाँ तक ताल्लुक़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का है, तो वो एक अवामी आदमी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है और हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल है कि हम जब भी किसी मुसीबत में हो, तकलीफ़ में हो, मुश्किल में हो, तो पब्लिक से ही रब्ता किया जा सकता है और पब्लिक ओपिनियन में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। PMLN वाकई इस वक्त उन्होंने हुकूमत साजी करनी है और उस फॉर्मेशन के लिए उन्हें राब्ते ये वो सारा कुछ है, उनकी मसरूफियत भी है। तो हमें थोड़ा सा माहौल को जो है ना वो कूल रखने की ज़रूरत है। तलखियाँ बहुत हो चुकी इस मुल्क के अंदर, एहतजाज बहुत हो चुके। अब ज़रूरत जिस चीज़ की है वो तहम्मुल मिजाजी के साथ आगे बढ़ने की है। अगर हमने ये मौका मिस कर दिया तो खुदा न खास्ता कोई अलमिया ना हो जाए। हमारे ऊपर आने वाला वक्त जो है उसके चैलेंजेस अगर आप देखें तो हमारे लिए मीट करना बहुत मुश्किल है। हम सारे अगर पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देंगे तो कल को IMF आ रहा है, उसको क्या जवाब देंगे? उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे पूरी की जा सकती हैं? जो धांधली का एक इतना बड़ा पलंदा खुल के सामने आया हुआ है और हम सारे उसके विक्टिम हैं। मैं खुद विक्टिम हूँ, मैंने अपने हलके में बैलेट पेपर्स पकड़े हैं। जिन आरोज ने वो किया है इंशाअल्लाह ताला वो बेनकाब भी होंगे, उनको सजाएं भी मिलेंगी। हसन साहब यही है ना, इन नताइज से आप भी मुतमईन नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या आपको था कि यही नतीजा आएगा? मैं ये बात बेसिकली कर रहा हूँ। और रही बात हमारे किसी एजेंडे की, मुझे एजेंडे का सवाल उस वक्त आता है और बड़ा पुरसुकून तरीके से ही बात नहीं, आप पाकिस्तानी हैं यार, हम सारे मुहिब्बे वतन लोग हैं, अपने मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं। आप अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। वो शायद उन्हें थोड़ी सी कोई गलत फहमी हुई हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, आगे चलना चाहिए। मगर मैं मुश्ताक भाई से सवाल करना चाहता था, उन्होंने मेरा सिर्फ एक ही एतराज था कि आप अवाम नहीं है। सर मैं अवाम हूँ, अवाम हमें, आपकी गलतफहमी है, आप अवाम नहीं, आपकी गलतफहमी है सर, तो सारे गलतफहमी है सर। अवाम जो है ना, अपनी ये गलतफहमी निकाल दे सर, हमें अवाम की तरफ सर अपनी गलतफहमी निकाल अवाम के नुमाइंदे। जी सर, असल मुर्तज़ा साहब अवाम के नुमाइंदे नहीं सर, हम भी अवाम के नुमाइंदे बैठे हैं, हम भी अवाम की आवाज लेके बैठे। अवाम की आवाज सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो हम ही बताएंगे ना अवाम क्या पूछ रही है। हम तो अवाम के अंदर रहते हैं, हमें पता है कि अवाम क्या कहती है। मैं वही तो कह रहा हूं, फिर कहां गायब है? अच्छा मैं तो बता रहे हैं ना कि हुकूमत की तश्कील के लिए मसरूफ है। अच्छा मैंने एक सवाल करना था, आपने उसका जवाब मुझे फिर गुस्से में दे देना है कि मलिक अहमद खान साहब जनरल बाजवा साहब के लिए क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? ये कौन सा एजेंडा है? देखिए सर, मेरी बात सुने। मलिक अहमद साहब उन तमाम चीजों के गवाह हैं। वो जो मीटिंग्स थी जो जिसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी गुजारिश की कुछ, जिसके बाद पीपल्स पार्टी वालों ने भी अपने जो वजाहत की, इसी तरह से जो बातचीत बैकडोर चैनल्स के अंदर उस वक्त हो रही थी, जो जब अदम एतमाद भी थी, इसमें सारी चीज़ें थी, तो वो अगर वहाँ पे एक विटनेस के तौर पर जो ना मलिक अहमद साहब ने अगर कोई बात की है तो वो जनरल बाजवा के लिए नहीं कही है, जनरल फैज को ना किसी और जनरल के लिए कही है। उन्होंने PMLN की और अपनी, चूंकि वो खुद भी मौजूद थे, उन्होंने एक वजाहत की है मौलाना के एक बयान के बाद। ये कहाँ मुझे बताएंगे जनरल बाजवा के लिए? मुझे बेहतर मुझे तसल्ली होती है बींगा अवाम के, अगर उनके ना मौलाना फजलुर रहमान साहब के केड का बंदा ना शहबाज शरीफ साहब होते, नवाज शरीफ साहब होते, वो जवाब देते, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है जिस तरह बिलावल साहब खुद जवाब देते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ मलिक अहमद साहब का जोड़ तो नहीं है। मलिक अहमद साहब चूंकि वो उन मीटिंग्स में मौजूद थे ना, इसलिए उन्होंने ये कहा है। ये नहीं है कि हमको मौलाना की तकरीम में कोई कमी है या हम नहीं समझते। बिल्कुल आपकी बात इस बात पे है कि
मियां साहब को बात करनी चाहिए, शहबाज साहब को बात करनी Thank you, चाहिए, sir. मरियम साहब ये कह रहा था सर मैं। ये ऐसी ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर, ये कह एक रहा बंदा था। वहां पे बैठा हुआ था, सलमान, अगर आप बैठे हो या मैं बैठा हुआ हूं और एक मीटिंग की बात आ जाए, उसकी कोई ऐसी चीज हो जाए जिसकी वजाहत की जरूरत पड़े, तो उसके लिए कोई भी बंदा जो वहां बैठा है वो सर। दे सकता है। ठीक है सर। वो किसी के एजेंडे के लिए नहीं गए, अच्छा, वो ये- अपनी बात करने के लिए गए। मुश्ताक भाई, मैं एक बात बताऊं, बहस बराए बहस हो जाएगी। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, नहीं तो हम उन्होंने बात के कहा- उन्होंने बहस कहा के लिए मैं- तो बैठे हैं ना भाई, और तो कोई फिर काम सुन नहीं लें, हमारा। फिर यहाँ सुन पे। लें। अहमद खान साहब ने कहा था कि मैं एक स्पेशल कोऑर्डिनेट के तौर पर था, स्पोक्स पर्सन के तौर पर था, बहुत सी चीजें मेरे इल्म में थी। ये उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि उन मुलाकातों में के अंदर मैं मौजूद था जो जनरल बाजवा साहब से हुई थी, जिसके मुतालिक मौलाना जी, वो फजल रहमान साहब मुलाकातों कह में रहे हैं। थे ना, बाखबर आदमी है। हाँ, बस फिर ठीक है ना, बाखबर होना और मौजूद होने में फर्क है ना सर। अहमद अवैस साहब, जरा मैं आपकी तरफ बढ़ता हूँ। अहमद अवैस साहब, मुझे ये बता दें, आज आप लोग की तरफ से जो नामजद वजीर आजम है वो भी सामने आ गए, उमर अयूब साहब, और आज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आप आज भी 180 नशस्तों के दावेदार हैं। आप आज की तारीख में भी इस्लामाबाद की हुकूमत बनाने के चक्कर में हैं, पंजाब की हुकूमत में। ये कैसे होगा? ये कैसे मुमकिन होगा? जी आप सवाल क्या कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं अहमद अवैस साहब, जहां पीपल्स पार्टी और नून लीग एक कमरे के अंदर बंद है और मुसलसल सेशन के ऊपर सेशन हो रहे हैं, कभी कोई खबरें फीड कर दी जाती हैं कि अभी यहां तक पहुंचे, कभी किस तरह की खबर फीड हो जाती है, कहीं वजारतों के अंदर मामला है, कहीं पाकिस्तान के आईनी ओहदों के ऊपर मामला है। उधर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें उमर अयूब साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे 180 अफराद की हमारी अक्सरियत है जी, और हम इस्लामाबाद में हुकूमत बनाने के लिए मरकज़ में और पंजाब में हम तैयार बैठे हुए हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है सर? ये वो दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए ना, ये जो जितने जगह पे उनके हमारे ये इल्ज़ामात हैं रिगिंग का, और हमारे पास बड़ी कोजेंट रीज़न मौजूद हैं, हमारे पास काफ़ी एविडेंस मौजूद है। मैं खुद डील कर रहा हूँ जिन केसेस में, उनके अंदर बड़ी सफिशेंट एविडेंस है कि किस तरह से ये इनको रिग किया गया है और क्या क्या कुछ वहाँ पे किया है, कितना उसमें वो प्रेशराइज किया गया है ये जो आरओस थे, और उसमें कितनी डायरेक्टली पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व है। अगर पंजाब गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो तो पुलिस का क्या काम है कि पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो पुलिस की एक पूरी एक टीम लेके आते हैं और आके वो पहले जो वहाँ पे उस हल्के के टाइगर्स ही इलेक्शन कराते हैं। अगर पुलिस ना होती ना, टाइगर्स ये जो बनाए थे ना, टाइगर्स के जरिए बाहर निकालते हैं। अच्छा, अच्छा अहमद अवैस साहब, मेरे कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस तो एक समझ में आ गई, उस पर हर तरफ से क्वेश्चन मार्क चल रहे हैं। क्या हमारे ट्रिब्यूनल्स का प्रोसेस, कासिम सूरी वाला केस हम सबके सामने है, 3.5 साल बाद तक उसका जवाब कोई नहीं आया, तो इतना है कि ये 1-2 महीने के अंदर ये फैसले हो जाएं? बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप पिछली हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, पिछले कई साल लग जाते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा हुआ है कि वो लिटिगेशन जो है ख़त्म ही नहीं हुई और अगर इलेक्शन आ गया, ठीक, जबकि स्पेसिफिक प्रोविजन मौजूद है इलेक्शन लॉ के अंदर कि ये 60 डेज के अंदर इन्होंने ख़त्म करना है इसको। लेकिन यहाँ पे तो ये सारे मामलात जो हैं, और इतनी मैसिव रिगिंग है, इतनी मैसिव रिगिंग है, और इतने सीनियर ऑफिसर इन्वॉल्व हैं इसके अंदर कि ये तमाम के तमाम शुड बी रिमूव्ड, शुड बी डिसमिस्ड। जब ये अगर डिस्क्रीट इंक्वायरी करवाई जाए और बाकायदा तौर पे इनकी डिटेल सामने आए, ये सिचुएशन है। ठीक है। अच्छा अहमद अवैस साहब, बिल्कुल प्रोग्राम आखिरी मरले में है, मैंने आपको टाइम सबसे कम दिया। मुझे सर ये बता दें कि बिलावल साहब तो ये कह रहे हैं कि हम वजारतों में नहीं बैठेंगे, और बहुत कम दिया टाइम, आपने मुझे दिया ही नहीं। अच्छा, मैं अहमद अवैस साहब, मैं ज़रा हसन मुर्तज़ा साहब की तरफ चला जाऊँ। हसन मुर्तज़ा साहब, बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि मैं इतना मुझे ऑफ़र ज़रूर है कि 2 साल के लिए हुकूमत संभाल लूँ, 3 साल के लिए हुकूमत संभाल लूँ, लेकिन मैं ऐसी हुकूमत नहीं संभालूँगा। तो फिर ये कैसे चलेगा इत्तेहाद? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी किसी वक्त भी काट सकती है हमारे नीचे से। देखिए, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बेशक वफाक की जमात है, हमारी नुमाइंदगी चारों सूबों में है, इसमें कोई शक नहीं है। कश्मीर में है, बल्तिस्तान में है, पूरे पाकिस्तान में है, वफाक की जमात है। लेकिन हमारी जो अददी अक्सरियत है वो 3rd लार्जेस्ट पार्टी की है। अगर
सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकती तो दूसरे नंबर वाले कर ले, दूसरे नहीं कर पाते तो तीसरे कैसे कर पाएंगे? जिनके 54 वोट हैं वो किस तरीके से वो हर रोज़ ब्लैकमेल होंगे? हम कहते हैं कि कोई भी आप गवर्नमेंट बनाओ, हम आपको वोट भी करेंगे, आपके जो अच्छे काम होंगे उसमें हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, और जो कमी कोताही होगी उसकी निशानदेही भी करेंगे। हम अपने सर ये रिकन्सिलिएशन कह लें या ये जो भी है वो समझ लें, हम पाकिस्तान के लिए ये करना चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है, हमें रियासत बचानी है, सियासत नहीं बचानी। तो रियासत के लिए हम ये कुर्बानी दे रहे हैं कि हम गवर्नमेंट में कोई शेयर भी नहीं लेते, ताकि ना गवर्नमेंट कल को ब्लैकमेल हो, ना गवर्नमेंट के पास ये बहाना हो कि हमें तो फ़लाँ जगह पे उन्होंने ये किया। वो अपनी मर्ज़ी की कैबिनेट फॉर्म करें, अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट फॉर्म करें और इस मुल्क को लेकर चलें आगे। आपका मार्च में सेनेट आ रहा है, फिर आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, फिर IMF की किस्त जो है वो आ रही है। ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें फिर गवर्नमेंट बनानी। सब लोगों की नीयत सही है, लेकिन आपकी नीयत पे शक ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबिल एतबार ही नहीं है, किसी वक्त भी कालीन खींच सकती है और आगे चल के ये सूरत हाल बन भी सकती है। इसलिए पीपल्स पार्टी हर अच्छे और बुरे में हमारे साथ हो। आपका बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, अहमद उवैस साहब, मुश्ताक मिनाज साहब, स्पेशली मुश्ताक मिनाज साहब, ज़रा सुन लिया करें, हमारा भी थोड़ा राइट है। प्रोग्राम से याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।